प्यारे बच्चों नमस्कार। 12वीं कक्षा के गणित के पहले चैप्टर संबंध एवं फलन के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। पहले लेक्चर में हमने दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन और संबंधों की परिभाषा को अच्छी तरह से समझ लिया था। अब जो है इस लेक्चर में मैं आपको विभिन्न प्रकार के संबंधों की जानकारी दूंगा। तो देखिए कि जैसे पिछले लेक्चर में हमने दो अलग अलग सेट लिए थे ए और बी और उनका कार्तीय गुणन हमने किया था। ठीक, जैसे मान लिया सेट ए मैंने ले लिया था 1 2 और सेट बी ले लिया मान लिया मैंने 3 4। तो ए क्रॉस बी क्या हो गया था 1 3 1 4 2 3 2 4। इस तरह से जो ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं उनका समुच्चय जो है वो क्या है ए क्रॉस बी है। ए और बी का कार्तीय गुणन है। अब जो हम आगे संबंध डिफाइन करेंगे वो ए क्रॉस बी के बजाय ए क्रॉस ए पर डिफाइन करेंगे। ठीक, अब देखिए मान लिया ए यही सेट है 1 2, तो ए क्रॉस ए कैसे लिखा जाएगा कि ए क्या है 1 2। ठीक, ए और ए की गुणा करेंगे तो इस कार्तीय गुणन करेंगे तो 1 1 फिर 1 2 फिर 2 1 2 2। ठीक, तो अब जो हम संबंध डिफाइन करने जा रहे हैं वो किस पे डिफाइन करेंगे ए क्रॉस ए पर डिफाइन करेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले जो संबंध की हम टाइप पढ़ रहे हैं वो है रिक्त संबंध। ओके, अब देखिए कि यदि हमारे पास ए क्रॉस ए में कोई ऐसा संबंध है जिसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, खाली संबंध है, उसको हम क्या कहेंगे रिक्त संबंध कहेंगे। अब स्टूडेंट के दिमाग में आता होगा कि सर ऐसा कैसे होता होगा, तो उसके लिए देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास एक सेट ए है। ए क्या है मान लीजिए मैंने लिख दिया 2 4, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दो। अब यहाँ पर मैं एक संबंध डिफाइन कर देता हूँ कि उसमें वो सभी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिसमें कि ए जो है ए और बी दोनों किससे बिलोंग करेंगे सेट ए से संबंध रखते हैं। और इसके अलावा एक कंडीशन हम और लगा देते हैं कि ए और बी का जो अंतर है और उसका मैग्नीट्यूड है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। ठीक, अब ये तो आपको पता है कि ए क्रॉस ए में क्या आएगा, ए क्रॉस ए में आ सकता है 2 2 2 4 फिर 4 2 4 4। अब यहाँ देखिए कोई भी पेयर ऐसा नहीं है, कोई भी जोड़ा ऐसा नहीं है जिनमें पहले कोऑर्डिनेट और दूसरे कोऑर्डिनेट के बीच का अंतर जो है वो 6 से बड़ा या 6 के बराबर हो। देखो किसी में भी नहीं है। ठीक, और ये अंतर का परिणाम को रिप्रेजेंट करता है कि माइनस का है या प्लस का है, आपने लेना प्लस में ही है। तो देखिए ऐसा कोई भी पेयर नहीं है, तो ऐसा जो सेट बनेगा उसमें कोई भी पेयर नहीं आएगा। कोई पेयर नहीं आएगा तो इसका मतलब खाली होगा, खाली होगा तो ये क्या है रिक्त समुच्चय होगा। ठीक, अब देखिए रिक्त समुच्चय को मैं एक उदाहरण देके और भी समझाऊंगा, एनसीईआरटी बुक का एक उदाहरण लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सार्वत्रिक संबंध और बता देता हूं कि ये था क्या रिक्त संबंध। ओके, अब देखिए कि अगर हम यहाँ पर कंडीशन चेंज कर देते हैं कि सेम टू सेम यही चीज ले लेते हैं कि आर मैं इस तरह से डिफाइन कर देता हूँ, जैसे ये आर था इसको मैं आर डैश कह देता हूँ। एक अन्य संबंध मैंने परिभाषित कर लिया है ए बी सच दैट ए बी समुच्चय ए के अवयव हैं और a माइनस बी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 6। अगर ऐसा करेंगे तो देखिए 2 और 2 का अंतर 0, 0 में से 6 से छोटा है तो इसका मतलब 2 2 आ जाएगा। 2 और 4 का अंतर -2 का मॉडुलस लेंगे प्लस का 2 6 से फिर छोटा है तो 2 4 भी आ जाएंगे। इसी तरह से 4 2 भी आ जाएंगे, 4 4 भी आ जाएगा।
इसका मतलब पूरा ए क्रॉस ए ही आ गया। ठीक, पूरा क्या आ गया, ए क्रॉस ए आ गया। तो एक ऐसा संबंध है जिसमें ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट आ जाए, ऐसा संबंध क्या कहलाता है, सार्वत्रिक संबंध कहलाता है, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। ओके, अब देखिए आप यहां से समझ ही गए होंगे कि एक ऐसा संबंध जिसमें कोई भी क्रमिक युग्म ना हो, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ना हो, वो रिक्त संबंध होता है। और जिसमें ए क्रॉस ए के सभी क्रमिक युग्म आ जाए, वो संबंध जो हो सार्वत्रिक संबंध कहलाता है, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। तो इन दोनों को कॉन्सेप्ट को और हम इनरिच करने के लिए एक एनसीईआरटी बुक का उदाहरण लेते हैं। अब देखिए उदाहरण नंबर 1 में आपको सेट ए दिया हुआ है कि सेट ए में क्या आ जाता है कि बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थी आ जाते हैं। बालकों मीन्स की बॉयज स्कूल के, ठीक, और गर्ल्स स्कूल है तो बालिकाएं लिखा होगा, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय क्या है, ए है। और यहाँ पर एक रिलेशन डिफाइन कर दिया कि ए उस रिलेशन में, उस संबंध में क्या आएगा, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिसमें ए बी की बहन है। ठीक, और ए बी जो है वो किससे बिलोंग करेंगे, ए से बिलोंग करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर सेट ए क्या है, बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। ओके, और यहाँ पर संबंध इन्होंने क्या डिफाइन कर दिया कि उसमें वो सभी विद्यार्थियों के जोड़े आएंगे जिसमें ए बी की बहन है। ओके, अब देखिए कि स्कूल बॉयज है तो सारे बॉयज ही होंगे, और सारे अगर बॉयज होंगे तो क्या कोई बॉय किसी की बहन हो सकता है, नहीं होगी। कोई लड़का किसी की बहन नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो आर क्या होगा, फाई होगा। फाई होगा तो ये क्या होगा, रिक्त संबंध होगा। ओके, अब दूसरा संबंध देखिए, यहाँ पर आर डैश है ये। ठीक, आर डैश इन्होंने डिफाइन कर दिया कि उसमें वो सभी पेयर आएंगे जिसमें ए और बी की ऊंचाई का अंतर कितना हो, 3 मीटर से कम हो। ए और बी की ऊंचाई का अंतर 3 मीटर से कम। अब देखिए 3 मीटर कितनी लंबी ऊंचाई हो जाती है, आप सोच के देखिए। ठीक, तो अब जो लगभग अपने नॉर्मल कमरे की जो छत होती है वो लगभग 3 मीटर से थोड़ी सी ज्यादा होती है। अब क्या किन्हीं दो स्टूडेंट के बीच की लंबाइयों के बीच का इतना अंतर हो उससे ज्यादा अंतर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखिए कि 3 मीटर से कम तो सभी का कम ही होएगा। कम होएगा तो इसमें सारे के सारे जोड़े आ जाएंगे। ठीक, सारे के सारे क्रमिक युग्म आ जाएंगे। तो आर डैश जो है वो किसके बराबर होगा, ए क्रॉस ए के बराबर होगा। और ये क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय होगा, सॉरी सार्वत्रिक संबंध होगा। ओके, अब देखिए मैंने आपको रफ समझाया है। अगर क्योंकि एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है, एग्जाम में आ भी सकता है, तो एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे इसके लिए आपको नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएंगी। नोट्स में मैंने सेम टू सेम उसी तरह से सोल्व करके आपको दिखाया जैसे आपको एग्जाम में लिखना है या अपनी नोटबुक प्रिपेयर करनी है। कि सबसे पहले आपको दिया क्या है वो चीज लिख दो, फिर आर फाई क्यों उसका पहले कारण लिख के आर को फाई लिख दो, फिर कह दो कि क्योंकि बालकों का स्कूल है इसलिए कोई भी विद्यार्थी स्कूल के किसी अन्य विद्यार्थी की बहन नहीं हो सकता या किसी भी विद्यार्थी की बहन नहीं हो सकता, इसलिए आर क्या होगा, फाई होगा, इसलिए आर रिक्त संबंध है। और स्कूल के किन्हीं दो विद्यार्थियों की ऊंचाई का अंतर 3 मीटर से कम ही होगा, इसलिए आर डैश क्या होगा, 1 क्रॉस ए के बराबर होगा। और 1 क्रॉस ए के बराबर होगा तो ये क्या है, सार्वत्रिक संबंध है।
अब आगे देखिए कि हम संबंधों के बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप पढ़ने जा रहे हैं, और ये जो तीन आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, समतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध, ये तो बहुत ज्यादा यूज होंगे। ठीक है, इसके अलावा भी मैं आपको 4 टाइप और पढ़ाऊंगा, लेकिन ये 3 तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो है बिल्कुल आसान। ये थोड़ा ध्यान से देखिए कि हम ये जो संबंध है ये समुच्चय ए पर परिभाषित करेंगे। समुच्चय ए पर परिभाषित करने का मतलब ये है कि R जो है वो A क्रॉस A का सबसेट होगा, A क्रॉस A का उपसमुच्चय होगा। ठीक, यानी हम A क्रॉस B नहीं लेंगे, दूसरा सेट नहीं लेंगे, एक ही सेट लेंगे। ठीक, और उसी के ऊपर ही हम क्या करेंगे, ये संबंध परिभाषित करेंगे। तो ऐसा जो संबंध है जो A क्रॉस A का सबसेट हो, उसको हम कहते हैं समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध। अब समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध जो है उसको समतुल्य या रिफ्लेक्सिव संबंध कब कहेंगे? समतुल्य या रिफ्लेक्सिव संबंध कब कहेंगे? अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं मैं कि मान लीजिए मेरे पास कोई सेट है 1 2 3, तो एक ऐसा संबंध जिसमें 1 1 2 2 और 3 3 आवश्यक रूप से हो, ये 3 तो जरूरी है। ठीक, इसके अलावा और कुछ हो जाए तो कोई चक्कर नहीं है, और ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जैसे मान लीजिए हमने दे दिए तो 1 1 2 2 3 3, अगर ये इसके अंदर है तो ये समतुल्य है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ए अगर सेट ए से बिलोंग करती है, कोई भी ए अगर सेट ए से बिलोंग करती है तो ए उस संबंध के अंदर होना चाहिए। ठीक, दूसरे शब्दों में कि उस समुच्चय का प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित होना चाहिए। ओके, तो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए शुड बी रिलेटेड टू आर। अगर ऐसा संबंध है तो वो क्या होगा, समतुल्य संबंध होगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने आर की बजाय एक और संबंध आर डैश डिफाइन कर दिया, और वह ऐसे कर दिया कि 1 1 2 2, बाकी मैं कुछ और ले लेता हूँ, 2 3 ले लेता हूँ जैसे। ठीक, और तो यहाँ देखिए क्या इसको आप समतुल्य संबंध कहेंगे कि देखिए यहाँ पर 1 1 है, 2 2 है, लेकिन क्या 3 खुद से संबंधित है? 3 3 है इसमें? 3 3 नहीं है। 3 3 डज नॉट बिलोंग टू आर डैश, इसका मतलब आर डैश समतुल्य संबंध नहीं है। ओके, तो समतुल्य संबंध वही होगा जिसमें सेट के सभी अवयव खुद से संबंधित हो। ओके, अब जैसे दूसरे संबंध की बात करते हैं हम, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि ए और बी सेट ए के 2 अवयव हैं, सेट ए के 2 अवयव हैं, तो यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो इसका मतलब बी भी ए से रिलेटेड होना चाहिए। तो ये संबंध क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, सम्मित होगा, अदरवाइज सम्मित नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। कि फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए, प्रत्येक ए बी जो ए से संबंध रखता है, यदि ए बी आर से संबंधित है तो बी ए पक्का है कि बी ए आर से पक्का संबंधित होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो ये सम्मित नहीं होगा। उदाहरण के लिए जैसे मैं सेट ले लेता हूँ a इज इक्वल टू वाई 1 2 3 ले लेता हूँ, और मैंने एक संबंध ले लिया यहाँ पर 1 2 1 3 2 3 2 1 और 3 1। अब देखिए यहाँ पर 1 2 है तो 2 1 प्रेजेंट है, 1 3 है तो 3 1 भी प्रेजेंट है, लेकिन 2 3 है यानी 2 3 बिलोंग्स टू आर,
लेकिन क्या 3-2 है इसमें आर में? 3-2 कहीं नहीं है, 3-2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये जो संबंध है ये सम्मित नहीं है। हाँ, अगर आप 2-3 को हटा दोगे यहाँ से फिर ये सम्मित हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। और यदि मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि R1 एक संबंध डिफाइन कर लेता हूँ, R1 इज इक्वल टू 1-1 2-2, ठीक, क्या इस संबंध को मैं सम्मित संबंध कहूँगा? बिल्कुल सम्मित संबंध है कि 1-1 का उल्टा भी 1-1 होता है, 2-2 पोजीशन चेंज कर दो तो भी 2-2 ही रहेगा, तो ये संबंध क्या है? सम्मित संबंध है। ओके, समझ गए? तो फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए बी, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी आर से संबंधित है तो बी ए बी आर से संबंधित होना चाहिए। तो एक बार जितना समझ आ जाए ठीक है, बाकी हम इस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जब हम करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ये वैसे तो कोई मुश्किल चीज नहीं, आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए तीसरा संबंध, संक्रामक या ट्रांजिटिव रिलेशन। संक्रामक संबंध या ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है कि मान लेते हैं कि ए बी और सी किसी सेट ए के 3 अवयव हैं, तो यदि ए बी रिलेशन आर में है और बी सी भी रिलेशन आर में है, यानी ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, तो ए बी से संबंधित है और बी सी से संबंधित है, तो पक्की बात हो कि ए सी से संबंधित होना चाहिए, ठीक। यदि ये दोनों कंडीशन एग्जिस्ट करती है और ये एग्जिस्ट नहीं करती तो वो संक्रामक नहीं होगा, ठीक। जैसे कि मान लीजिए मैंने सेट दिया 1-2 और 2-3, ठीक, और 1-3, तो यहां देखिए कि 1-2 बिलोंग्स टू आर, 2-3 बिलोंग्स टू आर, तो 1-3 भी जब आर से बिलोंग करता है, ठीक। तो ये क्या होगा? ट्रांजिटिव संबंध होगा, संक्रामक संबंध होगा। लेकिन यदि आप यहाँ से 1-3 को उड़ा देते हो, जैसे आप सीधा सिंपल एक संबंध ले लेते हो 1-2 2-3, अब दूसरा कुछ और ले लो, जैसे 3-3 ले लिया आपने, तो यहाँ देखिए कि 1-2 संबंधित है आर से, 1 और 2 आर से संबंधित, 1-2 से संबंधित है, 2-3 से संबंधित है, तो 1-3 से संबंधित होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है, इसलिए संक्रामक संबंध नहीं है ये। ओके, अब संक्रामक संबंध के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं कि यदि ए बी आर में है, यानी ए बी से रिलेटेड है और दूसरी कंडीशन वहां पर है ही नहीं, दूसरी कंडीशन वहां पर है ही नहीं, बी सी से रिलेटेड होना कोई जरूरी नहीं है, मान लिया है ही नहीं, तो हमारे पास ऐसा कोई कारण नहीं है, कोई ऐसा बहाना नहीं है कि हम उस संबंध को संक्रामक होने से रोक सकें। कहने का मतलब ये है कि यदि ये दोनों कंडीशनों में से अगर सिर्फ कंडीशन ही एक एग्जिस्ट करती है तो वो संबंध अपने आप ही स्वतः संक्रामक होगा, ठीक। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि यदि मान लीजिए मेरे पास एक सेट है A = 1 2 3 और रिलेशन मैंने डिफाइन कर दिया R1, डिफाइन कर दिया 1 2 और 1 3, ठीक। तो देखिए कि यहाँ पर AB है लेकिन BC यानी 2 का किसी के साथ संबंध नहीं है, आगे 1-3 है लेकिन 3 का आगे किसी के साथ संबंध नहीं है। अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो R1 जो है वो स्वतः संक्रामक होगा, ठीक। और संक्रामक नहीं होने की सिर्फ एक ही कंडीशन है कि AB हो और BC भी हो लेकिन AC ना हो,
सिर्फ उसी केस में आप संक्रामक नहीं कहेंगे। ओके, उसी केस में हम किसी संबंध को ये कह सकते हैं कि संक्रामक नहीं है। अगर दूसरी कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती तो हम किस बेस पे कह देंगे कि संक्रामक नहीं है। ओके, अब इसी सेट पे मैं एक दूसरा रिलेशन R2 डिफाइन कर लेता हूँ और R2 में मैंने सेट ही एक दे दिया 1 2, तो ये भी संक्रामक होगा। और अगर आपने सिर्फ ये 1 1 ले लिया तो भी ये क्या होगा, संक्रामक होगा। ठीक, लेकिन आप इसकी बात कीजिए 1 2 2 1 और 1 1, क्या ये संक्रामक है? तो बच्चे कुछ इस तरह सोचते हैं जी 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 हो गया, ये संक्रामक हो गया। लेकिन सोच के देखो 2 1 बिलोंग्स टू R, 1 2 बिलोंग्स टू R, सीन देखो चेंज हो गया। देखो 2 1 2 1 से संबंधित है और 1 2 से संबंधित है, तो क्या यहाँ पर 2 2 नहीं होना चाहिए? लेकिन 2 2 यहाँ पर तो है ही नहीं, 2 2 R से संबंधित नहीं है, इसलिए ये संक्रामक नहीं है। ओके, तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है। इसको पहले इसको बाद में लिख करके भी देखना, कहीं बीच बीच वाला मिला लो, हाँ जी ये ठीक हो गया। ठीक है, बाकी अभी तो हम जस्ट इनकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, जितना समझ आ गया ठीक है। बाकी हम पूरी एक्सरसाइज, पूरे एग्जाम्पल इन्हीं टॉपिक्स पे ही करेंगे, तो आगे और बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए चौथा आता तुल्यता संबंध या इक्वलेंस संबंध क्या होता है, इक्वलेंस रिलेशन क्या होता है। तो अभी जैसे मैंने आपको 3 प्रकार के संबंध बताए, समतुल्य, सममित और संक्रामक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब देखिए कि समतुल्य क्या कहता है। समतुल्य ये कहता है कि ए R में होना चाहिए फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A। ओके, सममित ये कहता है कि A B R में है तो पक्की बात है कि B A R में होना चाहिए, यानी अगर A B से संबंधित हो तो B भी A से संबंधित होना चाहिए फॉर एवरी A B बिलोंग्स टू सेट A। ओके, और ये कहता है कि अगर A B R में है, यानी A B से संबंधित है, B C से संबंधित है, तो पक्की बात है कि A C से संबंधित होना चाहिए फॉर एवरी A B C बिलोंग्स टू A। ठीक, तो अब आपको इस सर की तुल्यता संबंध करवा रहे थे, आप इनको लेके बैठ गए। तो वास्तव में एक ऐसा संबंध जो समतुल्य हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, ऐसा संबंध जो समतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, तीनों एक साथ हो, तो ऐसा संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। ठीक, एक संबंध R जो है वो तुल्यता संबंध कहलाएगा यदि वो समतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है। ओके, और अगला आता तत्समक संबंध या आइडेंटिटी रिलेशन। अब देखिए कि समतुल्य और इसमें थोड़ा अंतर ध्यान से देखिए कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सेट A है और तत्समक संबंध में क्या होता है कि A का प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित होना चाहिए और केवल वही होना चाहिए, इसके अलावा और कोई पेयर ही नहीं होना चाहिए। ठीक, कि यदि A का प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से संबंधित है, ठीक, A का प्रत्येक अवयव अगर खुद से संबंधित है तो वो तत्समक संबंध कहलाएगा। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात है कि जो तत्समक संबंध है उसको आप समतुल्य कह सकते हो, लेकिन सभी समतुल्य जो है तत्समक
नहीं है, क्योंकि समतुल्य में तो इसके अलावा कुछ और भी आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आइडेंटिटी के अंदर तो क्या होना चाहिए, तत्समक के अंदर तो सिर्फ वही आने चाहिए, सिर्फ खुद से ही रिलेटेड होने चाहिए। अब जो तत्समक संबंध है वो समतुल्य है और ये सम्मित भी है। सम्मित का मतलब 2 2 उल्टा भी 2 2 बनेगा, 3 3 का उल्टा भी 3 3 बनेगा, 1 1 को अगर उल्टा कर दोगे तो भी 1 1 ही बनेगा, तो सम्मित हो गया ऑटोमेटिक। ओके, अब तीसरा कि अगर 1 1 है, आगे 1 का किसी और के साथ लिंक नहीं, उल्टा 1 1 के साथ ही है, तो ये जो है यानी अगर हम संक्रामकता की बात करें तो ए बी है, लेकिन बीसी वाली कंडीशन ही आगे एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, संक्रामक हो गया। ठीक, तो जो तत्समक संबंध है वो समतुल्य भी है, सम्मित भी, संक्रामक भी। इसका मतलब तत्समक संबंध जो है वो तुल्यता हो गया, तत्समक संबंध जो है वो तुल्यता संबंध भी होता है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि तत्समक संबंध को आप समतुल्य कह सकते हो, लेकिन सारे समतुल्य तत्समक नहीं है। उसी तरह से तत्समक जो है सम्मित भी है, लेकिन सारे सम्मित तत्समक नहीं है। ओके, इसी तरह से बाकी और कर लोगे। और तत्समक को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, कि यदि ए बी से संबंध है तो इसका मतलब ये केवल तभी संबंधित हो सकता है जब ए बराबर बी हो। ठीक, अदरवाइज कोई और पेयर इसके अंदर नहीं आ सकता, 1 2 इसके अंदर नहीं आ सकता, 2 3 इसके अंदर नहीं आ सकता। ओके, अब आगे आता है प्रतिसम्मित संबंध, एंटी सिमेट्रिक संबंध। ठीक, जैसे सिमेट्रिक में तो हमने बताया कि अगर ए बी से संबंधित है तो बी ए से संबंधित होना चाहिए, यानी ए बी आर में है तो बी ए बी आर में होना चाहिए। लेकिन प्रतिसम्मित संबंध जैसे नाम से स्पष्ट है कि सिमेट्रिक से उल्टा, एंटी का मतलब उल्टा होता है, रिवर्स। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ए बी आर में आ गया, ठीक, तो और ए बी के बराबर नहीं है तो पक्की बात है कि पक्की बात है कि बी ए आर में नहीं हो सकता। ओके, कि यदि ए बी आर में है तो इसका उल्टा यानी बी ए आर में नहीं हो सकता, एक ही आएगा, चाहे ए बी आ जाए चाहे बी ए आ जाए। अगर दोनों आ गए तो इसका मतलब ए और बी आपस में इक्वल है। ओके, तो यदि ए और बी समान नहीं है, तब यदि ए बी से संबंधित है तो बी ए से संबंधित कभी नहीं होगा। तो ऐसा संबंध क्या कहलाता है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है, प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है। ठीक, अब लास्ट है आंशिक क्रम संबंध। आंशिक क्रम संबंध में क्या आता है कि जैसे ये तुल्यता संबंध की तरह से ही है कि जो समतुल्य हो और प्रतिसम्मित हो, समतुल्य हो, प्रतिसम्मित हो और संक्रामक हो, कि एक ऐसा संबंध जिसमें ये तीनों गुण हो, वो आंशिक क्रम यानी पार्शियल ऑर्डर संबंध कहलाता है, आंशिक क्रम संबंध कहलाता है। तो अब देखिए, मैं कुछ से जो डेफिनेशंस हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है वो भी मैं आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आईआईटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करेंगे, तो उनको ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से चाहिए, करनी ज़रूरी है, ताकि वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है आसानी से क्रैक कर सकें। और आगे जो है मैं आपको आईआईटी वगैरह की तैयारी के लिए और बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए कुछ हम सीक्यूज की असाइनमेंट भी दूंगा। ठीक, अब आपको ये सारे टॉपिक अपनी बुक्स में मिल जाएंगे, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए आप ये मत सोचें कि सर दूसरी बुक से करवा रहे हैं, हमारे पास कोई और बुक है। आप मेरा लेक्चर समझने के बाद अपनी बुक में से क्वेश्चन कर सकते हैं।
ठीक। और अब आज इस लेक्चर का टाइम काफ़ी हो गया तो मुझे क्लोज करना पड़ेगा। तो अगले लेक्चर में मैं आपको जो ये मैंने संबंधों के प्रकार बताए हैं विभिन्न प्रकार, उन्हीं के ऊपर आपको उदाहरण करवाऊंगा, ठीक। और समझाने के साथ साथ आपको एग्जाम में कैसे लिखना है उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।